नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ अणुसूत्र दिखाई दे रहा है। इस अणुसूत्र को मुझे संकरण बताना है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसका मैं अगर संकरण निकालूं तो कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, 4 मिनट या 10 मिनट? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इनको मैं 3 सेकंड से भी कम समय में आपको संकरण निकालना सिखाऊंगा, वो भी बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे। जी हां, तो आइए आज हम बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे इनका संकरण निकालना सीखते हैं। तो इनका मैं संकरण निकालना चाहूंगा तो इसमें कितना निकलेगा? तो मैं इसका निकालूंगा इसका मतलब यह है कि इसमें sp संकरण पाया जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? इसमें भी sp संकरण पाया जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों, ये सब क्यों होता है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड में sp संकरण पाया जाएगा, इसको जब हम हल करते हैं तो। NH3 में कौन सा संकरण पाया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, NH3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें संकरण पाया जाएगा sp3। ठीक है, इसमें कितना संकरण पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा sp2 संकरण। और इसमें कौन सा पाया जाएगा जी? IF7 में, IF7 में पाया जाता है sp3d3 संकरण। ठीक है, तो देखो कितना कम समय लगा, इतने कम समय में हमने सभी का संकरण बता दिया। तो मैंने इसको कौन से ट्रिक से बताया? तो वही ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी जो अणुसूत्र है उनको देखोगे और कुछ ट्रिक का उपयोग करोगे, उसके आधार पर आप क्या कर दोगे? सारी चीज का संकरण बता दोगे। तो आइए उस सूत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं जिससे हम किसी भी अणुसूत्र का संकरण आसानी से बता सकते हैं। आइए कि दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। यह सूत्र होता है 1/2 बड़ा कोष्टक में v प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए। और c प्लस ए क्या होता है? ये होता है केटायन प्लस एनायन, मतलब या तो केटायन की संख्या या फिर एनायन। और ध्यान दीजिएगा, जब आप केटायन और एनायन की संख्या लिखो, मतलब धन आयन और ऋण आयन की संख्या को जब लिखो तो उसको चिन्ह सहित रखेंगे, तभी हमारा जो संकरण है बहुत आसानी से निकल पाता है। आइए देख लेते हैं ये v और x क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये v क्या है। v होता है केंद्रीय धातु परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो हम पहले सेंट्रल एटम देख लेंगे और उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या देख लेंगे। तो वही क्या होता है? v का मान होता है। और ये x क्या है दोस्तों? यहां पर बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। x जो होता है सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु या फिर हैलोजन की संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या या हैलोजन हो तभी उनकी संख्या को लिखना है। यदि हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप मतलब जानते हैं ना, इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि, ये जो ग्रुप है उनसे कोई भी एक तत्व जुड़ा हो तभी उनको काउंट करेंगे। मतलब हाइड्रोजन हो तभी या फिर हैलोजन ग्रुप का कोई भी सदस्य हो तभी हम उनको क्या लिखेंगे? एक्स के रूप में लिखेंगे। इनके अलावा कोई भी और तत्व है तब उसको हम एक्स के रूप में नहीं लिखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो एक्स क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु या फिर हैलोजन परमाणु की संख्या है। ठीक है, और सी क्या होता है? यह होता है केटायन की संख्या, मतलब यदि उस अणुसूत्र में कोई धनायन है तो धनायन की संख्या, या फिर उसमें कोई ऋणायन है तो उसके ऋणायन की संख्या। इस प्रकार हम इन सूत्र के माध्यम से किसी भी संकरण को क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो आइए हम कुछ संकरण के आधार पर, इस फार्मूला के आधार पर कुछ संकरणों को जानना सीखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि CO2 में कौन सा संकरण पाया जाता है, जबकि हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना है। तो हम ये देखना है इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? केंद्रीय धातु परमाणु जिसको बोलते हैं, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है ना। तो कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो हम तो बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बताना है हमको तो संकरण। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? पहले तो ये जान लेते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? इनका होता है 6। तो इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका मतलब यह है कि नाभिक है तो नाभिक के पहले जो कक्षक है ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा
उसके बाहर जो कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 4 होंगे। तो कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, है ना। और हमने क्या सूत्र पढ़ा है? 1/2 और ये बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यदि उससे कोई हाइड्रोजन या हैलोजन जुड़ा हो उनकी संख्या। क्या इसमें कोई धन आयन ऋण आयन है? नहीं है, तो हमको कैटायन एनायन लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसमें कोई हाइड्रोजन या फिर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा है, तो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो कैसा होगा? ये देखिए 1/2, यहां पर V, यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो केंद्रीय धातु कौन है जी? ये कार्बन जो है सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? देखो यहां पे कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां पर कितना आएगा? 4 ही आएगा। और ये तो 0 है, ये तो ये 0 हो जाएगा। और चूंकि ये भी 0 है तो इसको आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास टोटल कितना आया? 1/2 गुणित 4, 2 दूनी 4, मतलब हमारा आंसर कितना आया? 2 आया है। अब 2 आया है तो आपको संकरण बनाना पड़ेगा। तो 2 आया है तो हमको पता है कि संकरण में पहले कौन भाग लेगा? एस लेगा, उसके बाद कौन लेगा? पी। तो हमारे पास केवल 2 ही कक्षक है, ये कक्षक की संख्या को बताता है। तो कितने कक्षक? तो 2 कक्षक है, तो एक एस हो जाएगा और एक कक्षक और बच गया, एक कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको पता चल गया कि CO2 में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp संकरण। बहुत ही सरल तरीके से। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं CH4 में। CH4 में कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम है। अब हमने अभी देखा है कि कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो अब हम डायरेक्ट सूत्र लगाकर देखते हैं। 1/2, कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने हैं? 4। क्या कार्बन जो है किसी हाइड्रोजन या हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, ये देखो हाइड्रोजन से। और हमने बताया था यदि हाइड्रोजन हो और हैलोजन हो तभी उनकी संख्या को लिखना है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पर ये 1 का मान 4 है। क्या इसमें धन आयन या ऋण आयन है? नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। आवश्यकता नहीं है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, आवश्यकता नहीं पड़ता क्योंकि ये तो 0 है। अब देखो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। और 1/2 है, ये देखो गुना हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब हमको 4 लाने हैं, मतलब कुल कितने कक्षक भाग लेंगे? 4 कक्षक भाग लेंगे। तो हमको पता है कि S 1 भाग लेगा। अब P कितने बच गए? यहां पर S का 1 हो गया, अब कितना बच गया? 3 बच गया, क्योंकि 3 और 1 4, तो 3 ये बच गया। और हमको पता है कि P के 3 कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। तो इसमें कौन सा संकरण हो गया? sp3 संकरण। देखो कितना सरल है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न को हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि जब भी यहां पर आयन दे देता है तो हम उनका संकरण नहीं बता पाते हैं। तो आइए हम इनका संकरण निकालते हैं। बहुत ही सरल है। मैंने आपको सूत्र बताया था, ये देखो ये सूत्र अभी तक लिखा हुआ है। इसमें देखो सेंट्रल एटम के बाह्यतम कोष में कितने हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। नाइट्रोजन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। नाभिक के बाहर जो पहला कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर में कितने? तो 2 इधर हो गया। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जी? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये हो गया 5। अर्थात नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस सूत्र में मान रखते हैं 1/2 तो होना ही है। और सेंट्रल एटम के बाह्यतम कोष मतलब V का मान कितना है? ये है 5। क्या ये किसी हाइड्रोजन या फिर हैलोजन से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजन से। तो यहां पर हो जाएगा 4, ये हो गया 5 और 4 9, यहां पर आ जाएगा माइनस। अब देखिए क्या इसमें केटायन या एनायन है? यदि है तो उसको लिखना है बोला गया है, और यह भी बोला गया है कि उसको चिन्ह सहित लिखना चाहिए। तो देखो यहां पर कितना है? प्लस आयन। केटायन कितना है? कितना बार है? 1 बार, तो यहां पर 1 आएगा। और एनायन तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 हो जाएगा। और माइनस, देखो माइनस हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 1/2 गुणित 9 में 1 गया, कितना आ गया? 8 आएगा। फिर ये 2 1 कम 2 4, तो आपके पास आंसर कितना आया? 4। अब 4 को हमें कक्षकों में बांटना है, तो एक एस कक्षक होगा, फिर कितना बच गया? 3 कक्षक और बच गए, तो sp3 संकरण। तो देखिए ये लगता बहुत कठिन है लेकिन बहुत ही सरल है। इस प्रकार आपको बिना संकरण करे, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे हम इनका संकरण बता पा रहे हैं, जो बहुत ही सरल है। तो आइए दोस्तों कुछ और अणुसूत्र का संकरण देखते हैं। आइए दोस्तों
कुछ अणुसूत्र का हम बहुत ही सरल तरीके से संकरण निकालना सीखते हैं। देखिए मैंने कुछ लिख रखा है, इसको मैंने रेड में घेर रखा है, क्योंकि जल का जो संकरण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अक्सर पूछ दिया जाए जल में कौन सा संकरण पाया जाता है तो बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको भी बता पाएंगे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए इनको देखते हैं। देखो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है, और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो इस सूत्र का प्रयोग करिए, ध्यान दीजिएगा, बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 5। क्या यह किसी हाइड्रोजन या हैलोजन से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर नहीं जुड़ा है तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए एक्स का मान होता है ना, तो एक्स का मान 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर माइनस आता है। यहां पर देखिए केटायन या एनायन है तो उनको चिन्ह सहित लिखने के लिए मैंने बोला था, तो यहां पर केटायन तो नहीं है, मतलब धनायन तो नहीं है, ऋण आयन है, तो ऋण आयन को हम यहां पर चिन्ह सहित लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। धनायन नहीं है तो मैंने इसको नहीं लिखा है। ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी? 1/2 प्लस ऋण का गुना क्या जाएगा? धन हो जाएगा, प्लस देखो ये कहां हो जाएगा? 5 + 3, 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो जाएगा। मतलब 1/2 गुणित 5 और 3 8, इनको जब हम कट करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब 4 आएगा मतलब एस एक कक्षक, एस के 1 और पी के कितने? 3, मतलब PO43 में भी कौन सा संकरण पाया जाएगा जी? जो बहुत ही सरल तरीके से आपने निकाला है, ये पाया जाएगा sp3 संकरण। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका निकाल लेते हैं। आइए हम इसका निकालते हैं। इसमें क्लोरीन जो है सेंट्रल एटम है, और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं जी? है ना, क्योंकि इसका 17 होता है तो बाह्यतम कोश में 7 होगा, ये तो तय है। हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है, इसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 7। क्या ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या इसमें कोई केटायन या एनायन है? देखो ऋण आयन है, कितना है? वो भी 1 है, तो इस प्रकार लिख लेंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और ये 7 और ऋण का धन हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 और /2 ये वाला। तो ये तो पता है कि 8 आता है, उसको हम जब हल करते हैं कितना आता है? 4, और जिसमें भी 4 आता है उसका संकरण कितना होता है? sp3 संकरण। तो इसमें भी sp3 संकरण पाया जाएगा। अब आते हैं जल में। दोस्तों ये जल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संकरण की दृष्टि से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अक्सर पूछा ही जाता है। अब देखिए इसमें सेंट्रल एटम कौन है? क्या हाइड्रोजन सेंट्रल एटम है? नहीं। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं जी? टोटल परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो अंदर के जो कक्षक है उसमें 2, तो बाह्यतम कोश में कितने हो गए? 6। तो इसका जब हम सूत्र में उपयोग करेंगे तो बाह्यतम कोश में 6। क्या ये किसी हाइड्रोजन से जुड़ा है? जुड़ा हुआ है। कितने हाइड्रोजन से? 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। क्या इसमें केटायन या एनायन है? नहीं है, तो यहां पर 0 कर देंगे। तो ये टोटल कितना आ गया? 1/2 और 6 और 2 8 हो गया ना, करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। और जब भी 4 आता है तो एस के 1 कक्षक और पी के 3 कक्षक, टोटल कितने कक्षक हो गए? 4 कक्षक। तो इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा जल में? sp3 संकरण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को घुमा के दिया जाता है जिसमें हम संकरण नहीं बता पाते हैं। तो ये भी बहुत सरल है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? उसी सूत्र का प्रयोग करना है। कार्बन के बाह्यतम कोश में हमको पता है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या ये हाइड्रोजन या फिर हैलोजन से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो यहां पर आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर माइनस लिखेंगे। इसमें क्या केटायन और एनायन है? कितना है? ऋण 2। तो यहां पर चिन्ह सहित लिखेंगे, ऋण 2 बस लिख देते हैं, क्योंकि केटायन एनायन बस है, केटायन तो नहीं है, धनायन। तो ऋण और ऋण कितना हो जाएगा? यहां पर देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 4, ऋण का गुना धन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 4 और 2 6। जब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3। इसका मतलब जब इसका 3 आएगा तो इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? 3 है तो एस के 1 और पी के 2, मतलब इसमें sp2 संकरण पाया जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। आइए कुछ और बहुत महत्वपूर्ण अणुसूत्र है जिनका हम संकरण निकालते हैं। देखो ये PCl5 है, तो PCl5 में हमको ये तो पता है कि फास्फोरस जो है क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। तो इनके बाह्यतम जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? फास्फोरस 15वें ग्रुप का तत्व है, तो इसके बाह्यतम में 5 होगा, है ना। क्या ये क्लोरीन मतलब हैलोजन ग्रुप या किसी हाइड्रोजन से जुड़ा है? जी बिल्कुल जुड़ा है। क्लोरीन जो है हैलोजन ग्रुप कहलाता है। तो ये कितने हैं? 5 है, तो यहां पर लिख देंगे 5। अब इसमें क्या एनायन या केटायन है? नहीं है, तो उसको हम 0 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5
5, 10 हो जाएगा, तो 1/2 गुना 10, इसको जब कट करेंगे तो कितना बचेगा 5। और जब 5 आता है तो हमको कक्षकों में डिवाइड करना है, तो एस के 1, पी के 3, टोटल कितने हो गए 3 और 1 4, और चूंकि 5 है तो एक और लाना है, तो ये हो जाएगा डी। मतलब इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3d संकरण। तो आइए अब हम इनका देखते हैं IF7 का। IF7 में क्या होता है, इसमें आयोडीन और फ्लोरीन दोनों ही 17वें ग्रुप के तत्व हैं, और आयोडीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। ठीक है, तो देखते हैं इनका हम फार्मूला बनाते हैं। तो ये हो जाएगा ये 7, क्योंकि सूत्र के तहत V क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब क्या ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में से कोई एक है, मतलब हैलोजन ग्रुप है, बिल्कुल है, ये हैलोजन ग्रुप कहलाता है, और ये कितने हैं 7 हैं, इनको लिख देंगे। और ये माइनस, क्या इसमें कोई आयन है, नहीं है, तो आयन नहीं है तो 0। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा, ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब इसको हमें संकरण के लिए कक्षकों में बांटना है, तो हमको ये तो पता है संकरण में एस पहले भाग लेगा, एस के 1 चूंकि 7 है तो पी के 3 कर देते हैं, तो sp3 मतलब टोटल कितने हो गए 4 हो गए। अब आपके बच गए डी, तो डी के कितने, ये देखो 4 हो गया है और 7 करना है, 4 और 3 7, मतलब sp3d3 संकरण पाया जाएगा किसमें, IF7 में। दोस्तों एक बात विशेष ध्यान रखना है, यहां पर जो x का मान होता है सूत्र में, उसमें उसी संख्या को गिनेंगे जब हाइड्रोजन या फिर हैलोजन से जुड़ा हो तभी। आइए दोस्तों मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लिखता हूं, उसको आप इसी मेथड से हल करके देखिएगा, जो आपको बहुत ही सरल लगेगा। दोस्तों देखिए यहां पर मैंने कुछ अणुसूत्र लिखे हैं, आपको इनके संकरण निकालने हैं और उसी सूत्र से निकालने हैं जो आज मैंने बताया है, और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।